हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम सर ट्यूटोरियल। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कहां तक कर लिया था? हमने एबायोटिक फैक्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पहला हमारा एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर था। टेम्परेचर के बाद हमने स्टार्ट किया था वाटर। वाटर के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट मैंने बता दिए थे। वहां पर मैंने ये बताया था मोस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किसका होता है? वाटर का होता है। सेल की भी बात करें, चाहे प्लांट एनिमल कोई भी सेल हो, उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे इसी के अंदर वाटर के बारे में और आगे जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर जो है ये लाइफ इज ऑरिजिनेटेड इन वाटर। जीवन की उत्पत्ति जो है वो जल में हुई है। कैसे? गवर्नमेंट की जो बुक होती है उनके पीछे भी स्लोगन लिखा होता है। एक स्लोगन होता है जिसके अंदर लिखा होता है जल ही जीवन है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। ये पॉइंट कौन समझाता है? ये पॉइंट इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इस पॉइंट को वापस लेंगे। लेकिन आज हमें मालूम सभी को है कि लाइफ इज ऑरिजिनेटेड इन वाटर। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। और मैं ये भी कह सकता हूं विदाउट द वाटर लाइफ इज अनसस्टेनेबल। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी के ऊपर पानी का जो अल्टीमेट सोर्स है, पृथ्वी के ऊपर पानी का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है? रेन है, बारिश। ठीक है, तो आप कह देंगे मेन सोर्स ऑफ द वाटर ओवर द लैंड, रेन इज रेन। ठीक है। उसके बाद फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है? केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, या पीएच आप कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर या केमिकल कंपोजिशन या ऑब्लिक आप कह सकते हैं पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल कंसंट्रेशन। पहले तो सॉइल कंसंट्रेशन को मेजर किस में करते हैं? सॉइल कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है सैलिनिटी के अंदर मेजर किया जाता है। इसके आधार पर टाइप ऑफ वाटर हम बता रहे हैं। इनलैंड वाटर जिसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी होती है? 5% होती है। सी ओशन की बात करें तो उसके अंदर 30 to 35% होता है। हाइपरसैलिन लेगून्स जो होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा 100% से भी क्रॉस कर जाती है, मोर देन 100%, वहां पर सैलिनिटी होती है। उसके बाद जिस तरीके से टेम्परेचर के अंदर हमने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उनकी टॉलरेंसी की एबिलिटी के आधार पर, तो उसके अंदर आपने पढ़ा था स्टेनोथर्मल और यूरिक थर्मल। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं, यूरी हैलाइन और स्टेनोहैलाइन। आप अगर इसमें टेम्परेचर और वाटर में कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर यूरी और स्टेनो वाटर जो कि यहां पर भी, इसका मतलब ये दोनों शब्द कॉमन आ रहे हैं। और वहां पर थर्मल था और यहां पर हेलाइन है। इसका मतलब थर्मल का मतलब किससे हो गया? यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म मींस टेम्परेचर से संबंधित हो गया। हेलाइन का मतलब किससे संबंधित हो जाएगा? सैलिनिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन से। इसका मतलब यूरी और स्टीनो का मीनिंग हम निकाल सकते हैं। दोनों के अंदर यूरी का मतलब वहां पर था वाइड रेंज और यहां पर भी क्या है? वाइड रेंज है। स्टीनो की बात करें तो स्टीनो का मतलब यहां पर नैरो रेंज है, वहां पर भी नैरो रेंज था। अब बात करें हेलाइन की तो डेफिनेशन इसकी बन जाती है। दोनों शब्दों को आप तोड़ करके डेफिनेशन रटने की, जोड़ने की जो है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। यूरी का मतलब वाइड रेंज, हेलाइन का मतलब किसकी? सैलिनिटी। तो आप एनिमल विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ द सैलिनिटी, वे जीव जो कि लवणता की अधिकतम परास को सहन कर जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? यूरी थर्मल हो जाएंगे, यूरी हेलाइन हो जाएंगे, सॉरी। उसके बाद माइग्रेटरी फिश, इसका एग्जांपल होता है माइग्रेटरी फिश। जैसे आप कहेंगे कि सर ऐसी फिश जो कि कुछ समय अपना फ्रेश वाटर के अंदर बिताएगी, कुछ समय अपना मरीन वाटर के अंदर, या उल्टा भी वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसका मतलब वो फ्रेश टू मराइन और मराइन टू फ्रेश माइग्रेट करती रहती है। तो वो जो मछलियां हैं, वो जो फिशेज है, वो उसका एग्जांपल हो जाएगी यूरियन, क्योंकि वो दोनों की रेंज को टॉलरेट कर सकती है। इसका मतलब वाइड रेंज वो टॉलरेट कर सकती है। उसके बाद स्टीनोहैलाइन, एनिमल विच कैन लिव विद इन द नैरो रेंज ऑफ द सैलिनिटी। वे जीव जो कि कम लवणता की परास को, एक संकीर्ण परास को ही सहन कर पाते हैं। या तो पर्टिकुलर फ्रेश वाटर में रहेगा या पर्टिकुलर किसमें रहेगा? मरीन वाटर के अंदर। वो बहुत बड़ी परास को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल, इसका एग्जांपल हमने क्या लिख दिया? सैल्मन फिश, सैल्मन फिश। उसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं शार्क, बता दीजिए। शार्क एक मरीन वाटर के अंदर रहने वाला आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मरीन के साथ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। शार्क के अंदर कुछ ऐसी शार्क भी होती है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। तो ये अपना बेसिक पॉइंट हो गया वाटर से रिलेटेड। अब हम इसके अंदर आगे स्टार्ट कर लेते हैं कि वाटर का और आगे, जैसे हम एक हैबिटाट के अंदर बात कर लेते हैं, पर्टिकुलर एक एक्वेटिक हैबिटाट की बात कर ले और एक इसकी बात कर लेंगे हम टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की हम यहां पर बात करेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, एक्वेटिक हैबिटाट से संबंधित है जलीय आवास। तो अब जलीय आवास के अंदर सबसे पहला जलीय आवास, इसका मतलब पानी की तो कोई कमी नहीं होगी, एबिडेंट अमाउंट के अंदर होगा, वाटर बहुत बढ़िया वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी होगी। तो यहां पर आप कहेंगे सर फर्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक्वेटिक हैबिटाट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्वेटिक हैबिटाट। ठीक बात है। इसके अंदर मैं आपको कह दूंगा कि एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर पहला पॉइंट, ऐसा हम सोचते हैं कि जो भी जीव जल के अंदर रहते हैं, जलीय आवास के अंदर रहते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, वी माइट थिंक दैट विच और लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव इन ओशियन, रिवर, जो भी एक्सेट्रा वाटर बॉडीज है, उनको शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसा सोचना हमारा गलत है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो हम करेंगे एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर आप करेंगे कि जो भी प्लांट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स की बात कर लेते हैं यहां पर, पहले आप एनिमल्स की हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहला यहां पर आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन and distribution of plants, of land plants, depends upon availability of water। वाटर की उपलब्धता पर निर्भर करती है उनकी प्रोडक्टिविटी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर जो एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं भाई हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हिंदी मीडियम में इनको हम क्या कहते हैं, जलोद्भिद कहा जाता है, हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स जलोद्भिद पादप, इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स पॉजेस एरेनकाइमा, हाइड्रोफाइट्स पॉजेस एरेनकाइमा। एस जलोद्भिद पादप, इनके पास एरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। एरेनकाइमा टिश्यू, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरेन्काइमा, यह पैरेन्काइमा का रूपांतरण होता है। ये एरेनकाइमा क्या हेल्प करता है, प्लांट की बात करें एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर, तो आप कह सकते हैं एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ओवर द सरफेस होते हैं, वाटर की सरफेस पर रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट, मुक्त प्लावी पादप जो होते हैं। दूसरा ऐसे पादप जो कि बहुत ही गहराई में होते हैं, रूटेड प्लांट होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, जल निमग्न पादप जिसे हिंदी में कहते हैं, वो पादप। अब इनके अंदर जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं तो उनके लिए लगातार एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बायोन्सी फोर्स। तो बायोन्सी फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा टिश्यू जो है उनकी, इन टिश्यू के अंदर खूब जो है एयर स्पेस होता है, कैविटीज होती है जिसके अंदर एयर खूब भरी होती है, और वो उस पादप के लिए बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, उत्प्लावकता वहां पर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप करेंगे एक्वेटिक हैबिटाट का ये पॉइंट आपने कहा, एरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एनिमल्स के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। बहुत जो है इनके लिए मुख्य समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं प्रासरणीय सांद्रता हमको मेंटेन करनी होती है। तो मैं दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर देता हूं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की भी बात कर लेता हूं। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए मेन प्रॉब्लम क्या होती है, उनके लिए मेन प्रॉब्लम होती है एंडो ऑस्मोसिस, मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जो मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म, उनके लिए मेन प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एग्स ऑस्मोसिस हो जाता है।
एग्ज ऑस्मोसिस उनके लिए मेन प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब उनको मुख्यतः क्या करना होता है, अपने आसपास के वातावरण जो हैबिटेट उनका है, चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे मैरीन वाटर हो, उनको अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बाहर वाले एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेबल रखनी होती है, मेंटेन करनी होती है, तो वो बात है। तो ये ऑर्गेनिज्म, इनके लिए फ्रेश वाटर के लिए एंडोस्मोसिस अंतः परासरण होगा मुख्य समस्या, मैराइन वाटर के लिए बाह्य परासरण मुख्य समस्या होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, more than 200 मीटर डेप्थ, 200 मीटर की अधिक गहराई पर वहां पर कोई भी प्रोड्यूसर नहीं होते। देयर इज नो प्रोड्यूसर, देयर इज नो प्रोड्यूसर्स, वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का उत्पादक वहां पर नहीं होता। ओनली कंज्यूमर्स या एनिमल्स जो भी हैं, एक ही बात है, एनिमल्स फाउंड देयर, सिर्फ और सिर्फ वहां पर कौन मिलता है, जीव मिलते हैं। और इनकी भी एक खास बात है, ऐसे जीव जो कि बहुत गहराई में होते हैं उनके लिए क्या है, ये ल्यूमिनेसेंट होते हैं। ल्यूमिनेसेंट होते हैं। ल्यूमिनेसेंट क्या होते हैं, वे जीव जो कि बहुत गहराई में होते हैं, समुद्र की गहराई में होते हैं, वो लाइट अमिट करते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जैव प्रदीप्ता कहते हैं। ऐसे जीव जो कि उनकी बॉडी सरफेस से लाइट अमिट होती है, तो जो लाइट अमिट करने का प्रोसेस हो गया उसे तो हमने क्या कह दिया, बायोल्यूमिनेसेंस कह दिया, जैव प्रदीप्ता। और जो जीव ऐसा प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ल्यूमिनेसेंट करेंगे, बायो जो है वो लाइट एमिट करेंगे। दूसरा, प्रोड्यूसर्स के लिए एक पॉइंट और बता देता हूं, ऐसे जीव, ऐसे प्रोड्यूसर जो कि गहराई में आपने कहा कि नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम कुछ इनके लिए ये हाइट, ये डेप्थ हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर उन प्रोड्यूसर्स के लिए विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो पहुंच ही नहीं पाता। और अगर वहां पर विजिबल लाइट मीन्स विबग्योर जो होती है वायलेट से लेकर के रेड तक, वो अगर पहुंच नहीं पाएगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा गहराई के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोड्यूसर नहीं होता। अगर मैं इनके लिए बात करूं एनिमल्स के लिए, तो एनिमल्स के लिए एक एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है, ऐसे जीव जो कि एकदम बॉटम के अंदर पाए जाते हैं, ओशियन सी के पैंदे में पाए जाते हैं, गहराई में पाए जाते हैं, उनके लिए सूर्य नामक खगोलीय पिंड का किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं होता, सन का एग्जिस्टेंस इनके लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे हुए। अब दूसरा एक और पॉइंट है कि ऐसे एरिया, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि इंटरटाइडल एरिया हो गया या स्ट्रीम्स, झरने वगैरह जो है, उनके अंदर जो वाटर करंट होता है, वाटर करंट, जल प्रवाह जो होता है, फ्लो जो होता है, वो प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को वाटर करंट स्ट्रीम और इंटरटाइडल एरिया में प्रभावित करती है बहुत बड़े स्तर पर। तो इसका मतलब अगर इन एरिया में अगर रहना है, वाटर करंट जहां पर ज्यादा है, जल प्रवाह ज्यादा है, उन एरिया में अगर किसी पादप और किसी जंतु को रहना है तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं। उनके पास पहला, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर अगर वो रूटेड प्लांट है तो उनके पास जो लीफ होगी वो लीफ कैसी होगी, रिबन शेप की लीफ होगी। रिबन शेप का मतलब धागे के रूप में होगी, ताकि उनका सरफेस एरिया क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद फोर्स जो है वाटर करंट का वो कम हो जाएगा, ताकि उस प्लांट के अंदर कोई डैमेज ना हो। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर ऐसे जीव जो कि इस एरिया में रहते हैं तो उनके पास कुछ स्पेसिफिक अटैचिंग ऑर्गन होते हैं, जिससे वो किसी सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो वाटर करंट के साथ वो फ्लो नहीं करते, वो बह नहीं जाते हैं, वो एक जगह बने रहते हैं। या आप कह सकते हैं ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि बिल में रहते हैं, बर्रोइंग एनिमल होते हैं, बिलकारी जीव होते हैं, या आप कह सकते हैं चट्टानों के नीचे छुप जाते हैं, या इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा जीव ना तो वो चट्टानों के नीचे रह रहा है, ना ही उसके पास अटैचिंग ऑर्गन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब फिर भी वो वहीं रह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बहुत ही स्ट्रांग स्विमर होगा, वो वाटर करंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इजीली स्विम कर सकता है। तो ऐसी कुछ क्वालिटीज होती है जो प्लांट्स और एनिमल के अंदर, जो एरिया कौन से में रहते हैं, स्ट्रीम वाटर करंट जहां पर ज्यादा होता है, इंटरटाइडल एरिया, वहां पर उन जीवों के लिए हमने बात कर ली।
ये हो गया आपका एक्वेटिक हैबिटाट हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर किसकी, यहां पर हम बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की हम बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो मैं पहला लिख देता हूं प्लांट कौन कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर। फर्स्ट यहां पर आप लिखेंगे प्लांट कौन सा होता है, हाइग्रोफाइट्स प्लांट होते हैं, हाइग्रोफाइट्स हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, मीजोफाइट्स हो गए, ठीक है। थर्ड कौन सा हो गया, जीरोफाइट्स हो गए। तो ये अपना पॉइंट हो गया, हाइग्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ये कौन से एरिया में रहते हैं, प्लांट्स ऑफ वेट एरियाज, प्लांट्स ऑफ वेट एरियाज या हैबिटाट। ऐसे पादप जो कि गीले नम क्षेत्रों में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, गीले क्षेत्रों में रहते हैं उनको हम हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। मीजोफाइट्स प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट एरिया, ऐसे प्लांट्स या मॉइस्ट हैबिटाट जो कि नमी वाले आवास में पाए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स होगी, वेजिटेबल्स जो भी हम काम लेते हैं, क्रॉप्स, धान जो फसलें जो होगी, वो सब क्या होते हैं, मीजोफाइट्स ही होते हैं। जीरोफाइट्स ये कौन सी कंडीशन में रहती है, प्लांट्स ऑफ जेरिक हैबिटाट, ये प्लांट्स ऑफ ड्राई कह सकते हैं आप, ड्राई सूखा हैबिटाट या जेरिक का मतलब भी क्या होता है, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्राई पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ प्लांट्स हो गए टेरेस्ट्रियल ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। हाइग्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी यहां पर आप कह सकते हैं इनके लिए। फिर नमी वाला क्षेत्र हो गया, ये कौन सा हो गया, एकदम सूखा क्षेत्र हो गया, ये तीनों प्लांट हो गए। अब बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की होगी। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की अगर हम यहां पर बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी कुछ खास पॉइंट यहां पर हम लिख लेते हैं। एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हम लिख रहे हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होंगे, उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड वाटर है, मेन सोर्स फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर, इनके लिए क्या होता है, मेन सोर्स वाटर के लिए यहां पर आप करेंगे वाटर बॉडीज होती है। इनके लिए जल का मुख्य स्रोत क्या होता है, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मीन्स पॉन्ड, रिवर, झरने, तालाब वगैरह, ये वाटर बॉडीज या तो जीव जंतु इनसे पॉन्ड, रिवर, झरने, तालाब जो भी है, पोखर वगैरह, उनसे पानी प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फूड से भी क्या करते हैं, वाटर ऑब्टेन करते हैं। फूड से वाटर ऑब्टेन कौन करेगा, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो फूड जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ फूड ही वाटर के लिए वाटर का सोर्स होता है। जैसे एग्जांपल हो गया कंगारू रैट हो गया, जो कंगारू चूहा है उसके लिए पानी ही मुख्य वाटर का सोर्स होता है। वो सारा अपना वाटर की रिक्वायरमेंट्स जो है वो सब कुछ फूड से अपने फुलफिल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल है उनके लिए मेन सोर्स वाटर का क्या रहेगा, या तो वो किस पर निर्भर है, वाटर बॉडीज पर। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जो कि फूड से भी, भोजन से भी अपना मेटाबॉलिक वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं, जिससे अपना उनका काम चल जाता है। तो ये अपना हो गया वाटर। अब नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर लेने जा रहे हैं हम लाइट के बारे में, कि लाइट के बारे में क्या है। तो ये वाटर हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लाइट फैक्टर के बारे में हम स्टार्ट कर लेते हैं। लाइट का क्या पॉइंट यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइट क्या है, लाइट एक आप कह सकते हैं सर ये भी इंपॉर्टेंट तो है, प्लांट के लिए मेजरली इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो प्लांट के ऊपर
डायरेक्टली हम डिपेंडेंट करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्टर्स के अंदर डायरेक्टली भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर लाइट के बारे में क्या है, लाइट एक क्या है, विजिबल रेंज, विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो पूरी टोटल सन से जो भी लाइट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सोलर रेडिएशन कहा जाता है। जो भी लाइट आ रही है सोलर रेडिएशन आप कह देंगे। सोलर रेडिएशन जो है, इसकी बात अगर हम करें तो इसकी रेंज कितनी होती है, 300 नैनोमीटर से लेकर के लगभग 2600 नैनोमीटर तक यहां पर आप कह देंगे इसकी रेंज होती है। अब इसके अंदर जो विजिबल पार्ट होता है, इसके अंदर विजिबल पार्ट जो है, विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज की अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम कौन सा होता है भाई, दृश्य स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो गया। विजिबल रेंज कितनी होती है, 390 से लेकर के लगभग 760 नैनोमीटर तक होती है। 390 से लेकर के 760 नैनोमीटर होती है, विजिबल रेंज होती है। अब इस विजिबल रेंज के अंदर भी एक और क्लास होती है, एक और रेंज होती है जिसे हम कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कह दीजिए या रीजन कह दीजिए। तो इस PAR की बात करें, PAR जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो भाग जो कि मुख्यतः पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में आता है, उस रेंज की हम बात करें तो वो रेंज कहां से कहां तक स्टार्ट होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक जाती है। और ये रेंज कौन सी होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR की फुल फॉर्म यहां पर लिख देता हूं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन आप कह सकते हैं, एक्टिव रेडिएशन। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। PAR को इंपॉर्टेंट रखें, PAR पूछे गए हैं प्रश्न PAR से संबंधित। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट यहां पर लेने जाने लेंगे हम। लाइट के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहला लाइट जो है उसके अंदर फर्स्ट हम इसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी। और दूसरा हम कह देंगे सर लाइट की, यहां पर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइट के लिए क्या होगा, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं लाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट के लिए ड्यूरेशन। तो लाइट इंटेंसिटी की बात कर लें, क्वालिटी की बात कर लें, ड्यूरेशन, ये सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक आप कह सकते हैं कि पहले इंटेंसिटी की हम बात करें तो इंटेंसिटी चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है मेनली, वो चेंज होती है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होती है। साथ ही साथ वो टोपोग्राफी पर भी निर्भर करती है, टोपोग्राफी मींस स्थलाकृति जो होती है, और कुछ आप कह सकते हैं वेजिटेशन के ऊपर भी निर्भर करती है। तो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड इनके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी जो है वो चेंज होती है। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी हम बना लेते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ का एक डायग्राम, जिससे इजीली हम बता सके कि भाई किस तरीके से यहां पर अर्थ के सबसे मिडल पार्ट के अंदर हम जानते हैं कि इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, लाइट यहां से यहां तक ट्रैवल करेगी। और आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इसके जोन के बारे में बता देता हूं, कौन कौन से जोन पाए जाते हैं अर्थ के इस पार्ट पर। तो पहला जो जोन है इसके अंदर वो कौन सा आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद अगला जोन कौन सा आता है, अगला जोन आता है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ जाता है। सब ट्रॉपिकल के बाद अगला कौन सा आता है, टेम्परेट आ जाता है। टेम्परेट के बाद आप कह रहे हैं नेक्स्ट जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है वो ये रीजन कौन सा हो गया, ये पूरा रीजन हो गया पोल्स का। आर्कटिक आप कह सकते हैं, एंटार्क्टिक आप कह सकते हैं, ये पोल्स वाला पार्ट आ गया। तो टोटल अर्थ के ऊपर अगर आपसे कोई पूछ ले या आपको बताना हो तो आप कहेंगे टोटल 4 जोन होते हैं। पहला जोन कौन सा होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि इक्वेटर के ऊपर होता है।
ठीक है, दोनों साइड मीन्स इक्वेटर के जो एरियाज यहाँ पर, जो जोन यहाँ पर बताए इक्वेटर के इस तरफ, वो सेम इस तरफ होंगे। यहाँ पर भी एक पोल होगा, पोल दो होते साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो यहां पर आप करेंगे पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरा टेम्परेट आर्कटिक। ये 4 जोन है और इन 4 जोन के अलग अलग वेजिटेशन होती है। इसकी जो वेजिटेशन होती है इसके अंदर आप कह देंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पर, ठीक है। दूसरा सब ट्रॉपिकल के अंदर इसका भी रेन फॉरेस्ट होगा। टेम्परेट की बात करें तो इसके अंदर डेसीडियस पर्णपाती वन पाए जाते हैं, कॉनिफर्स पाए जाते हैं जिन्हें टेगा हम कहते हैं, डेसीडियस और कॉनिफर्स। और यहां पर आप जानते हैं कि कोई भी किसी प्रकार की वेजिटेशन यहां पर नहीं होती, होगी तो बहुत ही रेयर, कम होगी। इसके अंदर भी एक एरिया है, जैसे जैसे आर्कटिक स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के अंदर लाइकेन वगैरह कुछ मिल जाती है, लेकिन जैसे हम एकदम एक्सट्रीम पर आर्कटिक रीजन एकदम पहुंच जाते हैं पीक पर, तो वहां पर किसी भी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होती। तो वहां पर आप कहेंगे कोई भी प्रोड्यूसर नहीं होगा, लेकिन कंज्यूमर्स वहां पर पाए जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सनलाइट जो है वो मैक्सिमम कहां पर आ रही है, मैक्सिमम जो है वो आ रही है, ये डिस्टेंस सबसे कम है तो ज्यादा ट्रैवल करेगी, जल्दी पहुंचेगी। इसका मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कह देंगे मैक्सिमम लाइट यहां पर पहुंचेगी, ठीक है। और यहां पर लाइट क्या होगी, इस एरियाज के ऊपर आर्कटिक रीजन पर लाइट क्या होगी, मिनिमम। और अगर लाइट मिनिमम जा रही है तो आप जानते हैं कि लाइट नहीं होगी तो टेम्परेचर वहां का क्या होगा, कम होगा, बहुत ही कम होगा। और ये कोल्डर एरिया तो है ही, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं सर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा प्लांट्स के लिए, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात होगी, इसलिए यहां पर वेजिटेशन पोल्स पर क्या होती है, लगभग 0 होती है। मैक्सिमम लाइट यहां पर आ रही है और साथ ही साथ यहां पर जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो सब बहुत ही अच्छी रेंज के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए आप कह सकते हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए आप कह सकते हैं कि सर यहां पर लाइट ज्यादा, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करेंगे, खूब करेंगे, खूब फोटोसिंथेसिस होगा। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस खूब करेगा तो प्लांट का सर्वाइवल क्या होगा, खूब होगा। जब प्लांट ज्यादा होंगे, अन्नदाता जो है मेन, जिससे एनर्जी फूड रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा होगा, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट कंज्यूमर्स क्या होंगे, ज्यादा। इसका मतलब प्लांट्स की वैरायटी भी ज्यादा होंगी और कंज्यूमर्स भी क्या होंगे, खूब होंगे। इसका मतलब ऐसे एरिया के अंदर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी मिलती है। तो यहां पर आप करेंगे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी यहां पर पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होती है, ठीक बात है। मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसके अंदर भी आपको पूछे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर भी कौन सा पार्ट, तो आप कह सकते हैं अमेज़न फॉरेस्ट जो है जहां पर मैक्सिमम। लेकिन आजकल उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अति दोहन हो रहा है, तो उसका परसेंटेज एरिया वाइज वो भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो आप कह देंगे सर चेंजेस हमने कहा लाइट का, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड और टोपोग्राफी एज वेल एज हम वेजिटेशन भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीका का, जो इस तरीके का जो आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, ये याद रखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन है, ये वेजिटेशन नहीं है, जोन है, ठीक है। ये 4 जोन है और वेजिटेशन भी मैंने आपको बोल दी है। अब इसके बाद क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी का अंदर जो है, क्वालिटी का पॉइंट क्या है, क्वालिटी का हम ले लेते हैं कि मैक्सिमम, ये वैसे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है, क्वालिटी, इंटेंसिटी वगैरह बहुत अच्छी तरीके से वहां पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं इसका जो है आपको बता देता हूं कि क्या है इसके अंदर। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है भाई, कौन सी लाइट के अंदर होता है, ब्लू एंड रेड लाइट, इनके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। दूसरा, ब्लू लाइट मेनली किसके लिए एसेंशियल होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है। रेड लाइट किसके लिए होता है, रेड लाइट प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन के लिए एसेंशियल होता है, कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन के लिए एसेंशियल होता है। अब बात आती है मिनिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, सिर्फ मैक्सिमम बता दिया, तो सबसे न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण वो ग्रीन लाइट में होता है, ग्रीन लाइट के अंदर मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स
जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि सर यहां पर जैसे यूवी रेज क्या होती है? यूवी रेज आप कह देंगे सर जो विजिबल रेंज विबग्योर है, विबग्योर से कम नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो यूवी रेज होती है, और जो विबग्योर से ज्यादा नैनोमीटर की होगी, ज्यादा लैम्डा की होगी, वो क्या हो जाएगी? इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे जिसे हम कहते हैं। यूवी रेज मेनली पादप के अंदर कहीं पे भी काम नहीं आती, लेकिन फोटोसिंथेसिस में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो किसके सिंथेसिस में काम आती है? वो एक पिगमेंट बनाती है जिसे हम कहते हैं एंथोसाइनिन फॉर्मेशन के लिए वो काम में आती है, यूजफुल फॉर एंथोसाइनिन फॉर्मेशन। और साथ ही साथ अगर आप रोल देखें तो एक रोल इसका होता है इंफ्रारेड का और यूवी रेज का। ये फोटोसिंथेसिस, इस लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है? ओनली फॉर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के लिए होता है। ठीक है, ये बात हम इसके बारे में कर लिया, यूवी रेज लाइट के बारे में जो भी करना था वो हो गया। अब लास्ट पॉइंट रहता है लाइट ड्यूरेशन की बात करते हैं। लाइट ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो लाइट ड्यूरेशन के आधार पर लाइट ड्यूरेशन का इफेक्ट प्लांट के ऊपर भी होता है एज वेल एज एनिमल्स के ऊपर भी होता है। ठीक है, इसका भी इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा है। इसको हम क्या कहते हैं? फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहा जाता है। टोटल प्रकाश दीप्तकालिकता, जिसके अंदर आपने पढ़ा है सबसे जो मेजर इफेक्ट है वो इसका किसके ऊपर होता है? फ्लावरिंग के ऊपर होता है। ठीक है, और दूसरा वो फ्रूटिंग के ऊपर भी इसका प्रभाव होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के ऊपर। फ्लावरिंग का आपने पढ़ा होगा कि फ्लावरिंग के अंदर आपने 3 टाइप के प्लांट पढ़े हैं, एलडीपी, एसडीपी और डीएनपी आपने पढ़े हैं। लॉन्ग डे प्लांट जिनके लिए लाइट रेंज ज्यादा चाहिए होती है, शॉर्ट डे प्लांट जिनके लिए लाइट कम, डार्क फेज ज्यादा होती है, डे न्यूट्रल प्लांट जिसके अंदर लाइट और डे का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये 3 टाइप के प्लांट, ये भी हमने काम पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, तो छोटा सा इंटरेस्ट कर दिया। लाइट ड्यूरेशन का किस पर इफेक्ट होता है? एनिमल्स के ऊपर भी होता है। एनिमल्स के अंदर भी लाइट ड्यूरेशन इफेक्ट होता है, लाइट ड्यूरेशन इफेक्ट एनिमल्स के अंदर भी होता है। और वो क्या होता है? ये किसमें देखने को मिलता है? आप चले जाएं पोल्ट्री फार्म के अंदर, पोल्ट्री फार्म में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप पोल्ट्री फार्म के अंदर लाइट ड्यूरेशन को आप अगर बढ़ा दें, लाइट ड्यूरेशन को अगर आप बढ़ा दें तो वहां पर एग लेइंग एफिशिएंसी जो है, एग लेइंग अंडे देने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब प्लांट के ऊपर ही लाइट ड्यूरेशन का इफेक्ट नहीं होता, वो एनिमल्स के ऊपर भी होता है। तो एनिमल्स के ऊपर लाइट का जो इफेक्ट है वो हमने इसका भी एक एग्जांपल ले लिया, फोटोपीरियोडिज्म हो गया। तो ये लाइट इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन का हो गया। अब हम मेजरली आ जाते हैं लाइट के इफेक्ट क्या क्या है। लाइट के इफेक्ट जो है, लाइट के इफेक्ट खूब सारे हैं। मोस्ट ऑफ दी हम जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया, सीड जर्मिनेशन का भी हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं प्लांट की लाइट का जो है ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट होता है, मूवमेंट के ऊपर होता है, ट्रांसपिरेशन के ऊपर होता है, बिहेवियर के ऊपर होता है, एनिमल्स बिहेवियर के ऊपर, एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर होता है। बहुत सारे इफेक्ट है लाइट के अंदर। तो इसके अंदर मेजर हम पार्ट आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट होंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू।